सो अद्वैत सर के साथ हम लोगों ने पहले भी एक सेशन किया था एंड दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन इनफैक्ट यू गाइस कैन गो ऑन यूट्यूब एंड लिसन टू द प्रीवियस रिकॉर्डिंग एज वेल. बहुत हम लोग के पॉडकास्ट ऑफ कोर्स वी हैव हैड सो मेनी पॉडकास्ट बट वी हैव नॉट एंड वी रिकॉर्ड ऑल आवर पॉडकास्ट बट उसको यूट्यूब पे वी हैव रिलीज वेरी फ्यू सिलेक्टिव पॉडकास्ट. नॉट ऑल पॉडकास्ट गेट रिलीज. And of course, Advait sir ka podcast, the first time also, it was such an amazing podcast that we had to record it and release it for so that it is reachable to everyone forever. I'm hoping कि आज भी बिल्कुल वैसा ही सेशन होगा कि we get a few learnings that we are gonna hold forever, sir. And बहुत बहुत सारी चीजें आपसे सीखनी है, बहुत सारे डिस्कशंस करने हैं. But before we begin, sir, let's discuss the general market scenario as of now. What is happening? आज का काफी बड़ा एक स्लाइड डाउन आया था, कल भी एक अच्छा स्लाइड डाउन आया था. एंड दैट इज आफ्टर एक ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के वर्ज पे जाके जैसे मार्केट पलट गया. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मार्केट्स, सर? व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ? Vishu, thanks for the kind words and about the podcast and the previous spaces session. I enjoyed it as well. I think it was one of my early sessions around 6-8 महीने पहले हमने किया था, so it was really nice. Coming to your question, Vishu, about the present scenario of the market, मैं आज ही ट्वीट करा था कि आप याद करिए 2021 की दिवाली, अक्टूबर नवंबर 2021, जिस लेवल पे मार्केट तब था 17,500 से 17,800 का लेवल था निफ्टी का. आज मार्केट घूम फिर के करीबन 12 + 5 17 महीनों में 17-18 महीनों में मार्केट वो सितंबर अक्टूबर 2021 के लेवल पे वापस आ गया है. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे प्राइमरी रीजन है कि जो मार्केट कोविड के बाद 2020 से री-रेट हुआ था, 2020 की अप्रैल से जो री-रेट होना शुरू हुआ था, रिकवर होना शुरू हुआ था बोलूंगा, लेकिन वो रिकवरी एक इस लेवल तक पहुंच गई कि एक री-रेटिंग हो गई इंडियन मार्केट्स की, साथ साथ में नैस्डैक की भी हो गई, यूएस मार्केट्स में स्पेशली नैस्डैक की, टेक कंपनीज की, जहाँ पे द लाइक्स ऑफ टेस्ला एंड द माइक्रोसॉफ्ट वेंट 3x 4x. टेस्ला तो 200 की पी मल्टीपल पे चला गया था. तो वहां पे करेक्शन आया. साथ साथ में हमारे मार्केट में करेक्शन नहीं बोलेंगे बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन आया है विद अ स्लाइटली डाउनवर्ड बायस. मार्केट ये 17-18 महीनों में सेम लेवल पे ही घूम रहा है. निफ्टी के रिटर्न्स इज जीरो रिटर्न्स इन 17 मंथ्स. रिलायंस वही घूम फिर के 2450 पे, 2400 का शायद क्लोजिंग है, 2350 वहीं पे आ गया है. एचडीएफसी बैंक बैक टू द 1600 लेवल्स. आपका अदानी एंटरप्राइज तो इज अ डिफरेंट स्टोरी, फ्रॉम 1400 लेवल्स टू 4000 प्लस एंड नाउ बैक टू 1400 लेवल्स. ये सब कुछ पिछले 17 महीनों में हुआ है. द सरप्राइजिंग फैक्ट इज 75%, more than 75% of mid and small caps लास्ट 17 महीनों में, मतलब सितंबर 21 से आज फरवरी 23 में 75%, 3 out of 4 mid and small caps are down by 25% or more. Just imagine कि मार्केट कितना ओवर हाइप था, उसके अर्निंग पोटेंशियल से कितना ज्यादा मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया था बाय द एंड ऑफ 2021. और ये पूरी तेजी कोविड की रिकवरी के बाद की जो 6-8 महीने की एक्स्ट्रा तेजी आई थी, इसने मार्केट को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया था, विच नीडेड सम if not a price wise correction, क्योंकि वो तो सेम लेवल पे हम लोग निफ्टी ठीक है 18,000 के ऊपर गए थे, 19,000 टच कर रहे थे, वापस 17,700 पे आ गए, मगर हमने एक बहुत अच्छा टाइम वाइज करेक्शन लिया है. इस टाइम वाइज करेक्शन में काफी कुछ फ्रॉथ क्लियर हुआ है. हायर वैल्यूएशंस कई स्टॉक्स को ज्यादा मिल रहा था, वो कंट्रोल में आ गया है. मार्केट के जो वो एक नीलेश शाह साहब बोलते हैं कि तेजी में गधे और घोड़े दोनों भागते हैं, और जब थोड़ा सा इस तरह का डाउनवर्ड बायस आता है, थोड़ी मंदी की लहर आती है, देन वी रियलाइज कि कौन सा स्टॉक गधा था और कौन सा स्टॉक घोड़ा था. तो इस टाइम पे हम सबको पता चल रहा है कि हमारे विच वर आवर रियल स्टालवर्ड्स एंड विच आर द ट्रू लैगार्ड्स. सो मार्केट एक बहुत ही अच्छी एक टेस्टिंग कर रहा है लोगों की पेशेंस की. इन्वेस्टिंग आसान है, पैसा बड़ी आसानी से बन सकता है. ये जो फिनोमिना पे
कोविड के टाइम पे काफी यंग इन्वेस्टर्स, नाइव इन्वेस्टर्स एंटर हुए थे टू मेक क्विक मनी. They would have learned a bitter lesson, and I think this was very much due. अब यहाँ से मार्केट क्या होगा, nobody knows about it, but एक चीज जरूर होगी कि मार्केट यहाँ से कहीं भागने वाला नहीं है. आई पर्सनली फील कि अभी जो यूएस का रिसेशन का जो चल रहा है चक्कर, इन्फ्लेशन हाई है, क्रूड भी ऐसे बहुत ज्यादा कुछ करेक्ट नहीं हुआ है, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स आर नॉट लुकिंग वेरी रोजी. तो इंडियन मार्केट्स अगले 6-8 महीने, अगले 2 से 3 क्वार्टर स्लो ही जाएगा. एंड वो इन द लॉन्ग रन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हमारा जो टाइम वाइज करेक्शन है विशु, वो अगर 17 महीने का चल रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ आपको, तो इफ दैट एक्सटेंड्स टू अनदर 8, 10, 12 months, तो दैट विल गिव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. मार्केट एक 17 और 18 हजार के बीच में अगर घूमता रहेगा अगले और 6 महीने तक, एक और बेस मिलेगा, तो देन अर्निंग्स विल कैच अप, and then we will look at Indian markets will start looking cheaper to their earnings potential which is coming up. So that is my lookout for market as of now. But yes, going forward, I very strongly feel कोई रन अवे रैली नहीं आने वाली है. ठीक है, 2-5% की अप डाउन, शायद थोड़ा सा एक अपवर्ड मोमेंटम आ जाए आगे जाके, टेक्निकली भी आ सकता है, फंड फ्लोज आ सकते हैं एफआईआईस के, एंड डीआईआईस हमारे म्यूचुअल फंड्स भी काफी कैश पे बैठे हैं. तो मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, बट मार्केट कोई ऐसा यहाँ से 15-20% रन अप हो जाएगा अगले 6 महीने में, वो भी एक ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ. या विशु. राइट राइट, बिल्कुल सर. इनफैक्ट आप जैसा कह रहे हो कि काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट में घुसे थे कोविड वाले एरा में, तो वो भी आई थिंक कुछ तो न्यूज रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही आई थी सर कि काफी लोग अब पीछे हट रहे हैं, एंड दे रियलाइजिंग कि नहीं यार, स्टॉक मार्केट से दूर रहना ही बेटर है. एंड एफडीज आर ऑफरिंग 7.1% राइट नाउ, तो काफी लोग अब मार्केट से पीछे हट रहे हैं. ऐसे में सर आई थिंक आई एम श्योर हमारे लिसनर्स में भी काफी सारे ऐसे ही लोग होंगे जो कि दे आर स्टिल न्यू टू मार्केट्स, एंड दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स इवन मी आई वांट टू लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स लाइक यू. तो गिवन द करेंट सिनेरियो जिसमें कि मार्केट रिलेटिवली ओवरऑल साइडवेज सा ही रहेगा या माइल्डली बुलिश या माइल्डली बेयरिश रहेगा, हाउ डू यू गो अबाउट डिसाइडिंग वेयर टू पुट योर मनी? विशु, आपने एक एफडी का टॉपिक हल्का सा टच किया कि 6.5, 7.5% एफडी रिटर्न्स मिल रहे हैं. तो that is a decent scenario, no doubt about it. But in an inflation scenario of 6% plus, I think 6.4 या 6.8% कुछ इन्फ्लेशन आया हमारा. आप जानते हैं कि ये हमारा बुक इन्फ्लेशन है. बेसिकली थियरी में इन्फ्लेशन 6% या 6.5% है. टेक्निकली इन्फ्लेशन जो प्रैक्टिकली हम फेस करते हैं वो काफी ज्यादा है, इससे मोर देन डबल लगता है मुझे. But anyway, let's go by the theory of inflation being at 6 to 6.5%. And let's look at FD rates of 7, 7.5 or 8%. For that matter, कोई debt funds में मिल सकता है आपको. तो we are barely beating inflation in this regard. So as somebody who wants their money to do better than themselves or to make more money from their own money, the stock markets is the next avenue. पहले जमाने में रियल एस्टेट इस तरह के रिटर्न्स अच्छे देता था, बट नाउअडेज रियल एस्टेट भी थोड़ा सा इश्यूज में चल रहा है, बिकॉज इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई. स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, one thing which investors need to understand, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आर नेवर 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 लीनियर. वो सीधी लाइन में नहीं आते हैं. मतलब कि आपने ₹1,00,000 डाले एफडी में 6% पे, नेक्स्ट ईयर आपको 1,06,000 हो गए. उसको आपने पड़े रहने दिया उस मार्केट में, तो 1,06,000 पे फिर आपको 6% रिटर्न और मिलेगा. तो 1,13,000 जो भी होगा वो अपने करीबन 1,12,500, whatever 6% of 106 is, इस तरह का आपको रिटर्न मिल जाएगा. देन द नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर 6% रिटर्न आएगा. तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ऐड होता जाएगा. सो एक लीनियर आपको एक ग्राफ दिखेगा कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड्स. स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स है वो हमेशा लंपी रहते हैं. वो अप डाउन चलते रहते हैं. आज आपने स्टॉक्स लिए हैं इस साल आपका रिटर्न आया -10%, नेक्स्ट ईयर रिटर्न आया -5%. तो एज एन इन्वेस्टर यू विल बी लाइक, ओह आई एम इन अ मेस, ये क्या हो रहा है. पर उसके नेक्स्ट साल, मतलब थर्ड साल में रिटर्न्स विल बी 40%. फिर उसके नेक्स्ट साल में रिटर्न विल बी 18%. सो द पॉइंट इज कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स लंपी रहेंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
आप नोटिस करिए कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स आज तक के हमारे इक्विटी मार्केट्स ने लास्ट 40 सालों में क्या रिटर्न दिए। वी आर लुकिंग एट अराउंड 13.5% एनुअल रिटर्न पर ईयर हमारे स्टॉक मार्केट ने दिए हैं लास्ट 40 सालों से, जब से स्टॉक मार्केट्स इंडिया के शुरू हुए हैं। So this you're looking at returns are lumpy, and if you hold it, you're looking at doubling your money every 5 to 6 years, क्योंकि compounding effect आता है उसका। और यही आगे जाके this will be the stepping stone for an investor to create some strong some real long term wealth. वो कहते हैं, कहावत है, there's a saying which says that few years of nothing and then boom। ये आपको स्टॉक मार्केट में बहुत रेगुलरली दिखेगा, लेकिन ये जो फ्यू इयर्स ऑफ नथिंग है उसमें आपको पेशेंटली स्टॉक को होल्ड करना है। और ये आपके सामने अगर कोई इन्वेस्टर पिछले 6 8 10 साल से इन्वेस्टेड है तो देयर आर एम्पल लाइव एग्जांपल्स ऑफ ये फ्यू इयर्स ऑफ नथिंग बहुत ही दिग्गज निफ्टी के बड़े बड़े स्टॉक्स में हो चुका है। उसमें एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है हम सबका फेवरेट आईटीसी। उसके साथ साथ थोड़े और साल पीछे जाएं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वाज इन द सेम बोट। उससे थोड़ा पीछे जाएं तो एचयूएल कोलगेट ऐसा था। तो इस तरह से हर डेकेड में 2 4 ऐसे बड़े स्टॉक्स होते हैं जो कुछ 7 8 साल तक कुछ नहीं करते और फिर 3 साल में दे गिव यू अ 200 300 400% रिटर्न। तो आज आप देखिए, आज हमने डिस्कस किया कि 17 महीनों में निफ्टी उसी लेवल पे रह गया। रिलायंस और एचडीएफसी जैसे दिग्गज प्लेयर भी वही लेवल पर हैं, बट एक फ्यू इयर्स ऑफ नथिंग वाला स्टॉक आईटीसी आज अपने जो लोस थे 2021 के, वहां से लास्ट 17 18 19 महीनों में इट इज ऑलमोस्ट गिवन डबल द रिटर्न्स। 180 रुपए 190 रुपए का स्टॉक आज 370 380 तक टच कर रहा है। तो दिस इज वेयर द माइंडसेट ऑफ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स नीड टू बी, दे हैव टू मेक अप अ माइंडसेट टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना। ये तो मैंने आपकी एफडी वाली टॉपिक पे टच बेस कर दिया। There was one more thing issue that you asked me. I would like to know that Right. again, please. So before I go to that second aspect, एक और सा छोटा सा aspect, FD में भले ही 7.1 दिखता है, because I was personally a big FD fan up until recently. उसके बाद उसमें टैक्स और लगता है गवर्नमेंट का, जिसमें कि आपको इफेक्टिवली हाथ में 4.5% बचता है बेसिकली। बट या So True, true. yeah, so coming to the meat of the topic, sir, given the market scenario अभी जो थोड़ा सा flattish सा अभी we are gonna expect, we are expecting, I mean, in the going ahead, तो इसमें investing के लिए what do you look at? How do you decide which companies to select and where to put your money? What is your stock selection process? What is your investing process, sir? Okay, that's a good one. Before we jump into the process, a quick thing is, as an investor, we need to, जो पहला हमने डिस्कस किया कि जो लोग ये सोच के कि इन्वेस्टिंग इजी है एंड मार्केट में आ गए थे, उनको they must have learned a bitter lesson. Investing is simple, but it's not easy. It's a very profound statement given by a legend long time back. इस सब चीज में आपको यू हैव टू स्टे रैशनल थ्रू आउट दिस टर्बुलेंस जो चल रहा है मार्केट में। इस टर्बुलेंस को आप एक ही तरह से हैंडल कर सकते हैं कि आप अपनी थीसिस, अपने कन्विक्शन को पकड़ के रखें। अगर आप ये कर सकते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग आपके लिए है, यस। मगर अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप स्टॉक को एक डाउन ट्रेंड में पकड़ के नहीं चल सकते हैं, यू कैन नॉट फेस द टर्बुलेंस ऑफ से अ टीसीएस 3500 से 3000 का हो जाता है और आप बोलते हो दिस इज अ सेल, टीसीएस तो 15% डाउन हो गया। नहीं नहीं नहीं, अगर आप इस तरह से चलेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड योर कन्विक्शन बेट्स। आपने अगर एक अच्छा हाई पेडिग्री स्टॉक खरीदा है, एक कंपाउंडिंग स्टोरी खरीदी है जिसमें छोटे मोटे हेडविंड्स आ सकते हैं, टेम्पररी, हर स्टॉक में आते हैं, हर मार्केट में आते हैं, टेस्ला में भी आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी आते हैं, रिलायंस में भी आते हैं। ऐसे ही हमारे स्टॉक्स में अगर कुछ एक आ रही है टर्बुलेंस, वोलेटिलिटी बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस और सर्टेन हेडविंड्स, आपका कन्विक्शन उसमें डटा रहना है। आप इस टर्बुलेंस में अगर आपका रैशनल हिट हो गया एंड यू आर नॉट एबल टू होल्ड इट, then you are heading for disaster. That is why अगर आप इस टेम्परामेंट से, अगर आप इस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट से इक्विटी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं तो यू शुड एंटर द डायरेक्ट इक्विटी मार्केट पर से।
अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, यू कांट डू दिस, द बेस्ट थिंग एंड द इजीएस्ट थिंग इज आप अच्छे 3-4 म्यूचुअल फंड्स लीजिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उसमें एक एसआईपी करिए। टाइम द मार्केट करने मत जाइए कि थोड़ा गिरेगा तब मैं पैसे डालूंगा। आप एक सिंपल 5, 10, 15, 20 हजार की जैसा आपको सूटेबल हो एक एसआईपी करिए, एंड देन यू स्टॉप लुकिंग एट मार्केट में क्या हो रहा है। टाइमिंग, आई जस्ट टच बेस ऑन टाइम इन द मार्केट, टाइमिंग इन द मार्केट जो कई बार डिस्कस होता है। a lot of people have discussed कि should we buy the dip or should we just continue with our SIP, you know। मैं ये buy the dip और SIP म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि buy the dip and SIP स्टॉक्स में भी हो सकता है। सो म्यूचुअल फंड में तो हम सब जानते हैं SIP होता है, और मार्केट अगर थोड़ा क्रैश हुआ तो थोड़ी सी म्यूचुअल फंड्स और उठा लेते हैं। बट ये आप स्टॉक्स में भी करते हैं लोग, वेयर पीपल से ओके आई विल बाय रिलायंस एट 2500, रिलायंस 2400 पे आएगा तो मैं थोड़ा सा और बाई करूंगा, 2300 पे और ऐड करूंगा। तो ना स्टॉक्स में भी आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन देखिए बाय द डिप में एक मेजर इश्यू ये है कि बाय द डिप के टाइम पे जब कोई स्टॉक या मार्केट 10-12% टैंक होते हैं, तो एज एन इन्वेस्टर आप भी, आपकी जो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड है, आप भी एक तरह से थोड़े हिल जाते हैं कि मार्केट टूटा है अभी, एंड यू आर नॉट श्योर हाउ मच मोर द मार्केट विल गो डाउन। आप सोच रहे हो कि भी निफ्टी 18,000 से 17,000 आ गया, एंड देन मार्केट में थोड़ी सी बेयर टोन आ जाएगी, एंड सम एक्सपर्ट्स और सम सॉर्ट ऑफ नॉइज विल बी क्रिएटेड, वेयर पीपल विल से ओ अनदर 5-7% ऑफ डिप इज एक्सपेक्टेड, ये टेक्निकल पैरामीटर्स भी अब ब्रीच हो गए हैं। तो एज एन इन्वेस्टर विल से ओके चलो ठीक है, अभी ये 5% गिरा है, 7% गिरा है, शायद और 5% गिरेगा, तो आई विल एड इट 1 सिप्स फर्दर डाउन। और वो कई बार वो फर्दर डाउन वाला पार्ट आता ही नहीं है। सो बाय द डिप में व्हेन इज द डिप एंड हाउ मच द डिप इज सपोज टू बी, वो हम में से किसी को भी नहीं पता है, एंड दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स गलती करते हैं। इनफैक्ट द लेजेंडरी राकेश झुनझुनवाला ने एक बार अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मार्केट जब डिप होता है तो मार्केट कितना डिप होगा, और मैं जब बाई करूंगा तब वो डिप का लोएस्ट पार्ट होगा, ये जानना इज इन इम्पॉसिबिलिटी, यू नो। तो इस चक्कर में हम लोग को बाय द डिप, ठीक है आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा है, आज थोड़ा मार्केट डाउन आया है, एंड यू गॉट सम 10, 20, 30,000 रुपीज आपने अपनी म्यूचुअल फंड में डाल दिए, वो ठीक है। लेकिन एक एसआईपी करना, रेगुलरली इन्वेस्ट करना इज पर से द बेस्ट वे। टाइमिंग इन द मार्केट वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, and time in the market easiest task. See, you have to understand timing the market is one of the most futile exercise. कोई भी expert से आप पूछेंगे, be it mutual fund experts or legendary investors, you talk about even the likes of Warren Buffett or Charlie Munger, none of them have propagated about the time the market phenomena. Everything is to do with yes, dips मिलेंगे आप लीजिए, बट डिप की वेट या डिप की स्ट्रेटेजीज मत बनाइए कि मैं इतने डिप पे लूंगा और इससे ज्यादा डिप होगा तो और लूंगा, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम मार्केट इतना वोलेटाइल होता है कि उस डिप से वो कब बाहर आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता। नाउ इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, before they decide on what stocks to buy and क्या horizon रहेगा, आपको as an investor one needs to understand that आपकी आपकी कुछ वेरिएबल्स आपको समझने पड़ेंगे। इट्स लाइक इफ यू गोना बाय अ कार, आपने 4-5 चीजें दिमाग में रखनी है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, कि आपका बजट क्या है, गाड़ी की स्टाइल की होनी चाहिए, कौन सा ब्रांड होना चाहिए, आपने कितने किलोमीटर चलाने हैं पर मंथ, तो आपको कितनी माइलेज चाहिए, मेंटेनेंस कितनी होनी चाहिए, हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन द कार, कितनी ईएमआई आएगी, ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें आप रिसर्च करते हैं व्हेन यू आर बाइंग अ कार। When you're buying stocks, when you're investing directly, you have to first of all understand कि आपकी most important point कि आपकी risk tolerance क्या है, आप कितनी risk झेल सकते हैं, that is the most important point over here I feel। Then आप कितना capital इसमें involve करना चाहते हैं, what is the amount of capital you want to put into these stocks। Then आपका capital allocation क्या होगा, आप डिसाइड करते हैं कि भाई मैंने 5 लाख के स्टॉक्स उठाने हैं, एंड यू आर वेरी क्लियर विद दैट। आपने रिस्क टॉलरेंस बोला कि मुझे मुझे लार्ज कैप ही उठाने हैं, बहुत हाई बीटा स्टॉक्स नहीं उठाने हैं। फिर आता है कि कैपिटल एलोकेशन, तो आप बोलते हो अच्छा मैंने 5 लाख में मैंने 10-10 हजार के एक एक स्टॉक पे 10,000 रुपए डालने हैं मैंने, और उससे ज्यादा मैं कैपिटल एलोकेशन नहीं करूंगा।
5 लाख के आप स्टॉक्स ले रहे हैं, तो you're looking buying 50 stocks, you know, which is quite a lot. तो इस तरह से आपने आपने पहले डिसाइड करना है कि आप कितने स्टॉक्स बाय करेंगे, कितना एलोकेशन उसको देंगे, क्योंकि 50 स्टॉक्स बाय, जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया, एक जनरल इन्वेस्टर जो फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं है, वो 15, 20, 25 स्टॉक से ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाता है, यू नो, अनलेस यू आर अ फुल टाइम इन्वेस्टर। तो आप अपने कैपिटल एलोकेशन को कितना करना चाहते हैं? छोटा 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 से बहुत सारे स्टॉक्स करना चाहते हैं, या 50-50 हजार के 10 स्टॉक ले लेंगे तो आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो बन जाएगा। ये चीजें आपको अपने दिमाग में डालनी है, ये चीज को आपने स्ट्रेटेजाइज करना है कि ये वेरिएबल मैं कैसे हैंडल करूंगा। अनदर पॉइंट इज टाइम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टिंग। क्या मैं ये जो स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ, ये मैं क्या 1 साल के लिए बाय कर रहा हूँ, 3 साल, 5 साल, 10 साल? मेरा टाइम होराइजन क्या है? क्योंकि मैं अगर 1 साल के लिए बाय कर रहा हूँ तो आई डोंट कॉल इट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। एनीथिंग लेस देन 3 इयर्स, मेरा ऐसा मानना है, 3 साल से कम की इन्वेस्टिंग इज नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कोई भी स्टोरी को, कोई भी कंपाउंडिंग इफेक्ट को आने के लिए 4, 5, 6 साल चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट टाइम एंड पेशेंस टू स्टिक टू इट, अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मत कहिए, आप मोमेंटम या शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर ही हैं। ये 3-4 वेरिएबल्स खत्म करने के बाद नेक्स्ट की पॉइंट इज आपका स्टॉक सिलेक्शन के प्रेफरेंसेस। आप किस तरह से स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे? टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, बहुत सारे तरीके इनको एनालाइज करने के लिए। बट आई बिलीव इफ दिस फर्स्ट फेज ऑफ योर understanding of risk and time horizon, capital allocation, if this is clear, then your journey to stock selections becomes much easier. Yeah, Vishu. Right. Absolutely, sir. बिल्कुल स्पॉट ऑन। तो नेक्स्ट सर क्वेश्चन ऑफ कोर्स यहाँ से यही इवॉल्व होता है कि व्हाट बिजनेस मैट्रिसेस डू यू स्टडी बिफोर इन्वेस्टिंग। मतलब आपने ऑफ कोर्स एक सिलेक्शन का प्रोसेस बता दिया, एंड नाउ दैट वी हैव एक आई थिंक उसी से ही काफी कट डाउन हो जाता है हमारा कि हमारे पास यूनिवर्स में कौन से स्टॉक्स बचे हैं। बट फ्रॉम देयर ऑन हाउ डू वी डिसाइड कि वो जो स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है उसमें कौन कौन सी कंपनीज डाली जाए? Okay, so देखिए आप, जस्ट टू लेट द लिसनर्स नो कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, सबको पता ही होगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस 20,000 करोड़ का ऊपर का मार्केट कैप होगा तो दैट कंपनी इज अ लार्ज कैप। 5 से 20,000 का मार्केट कैप इज अ मिड कैप, एंड लेस देन 5 लाख करोड़ का, 5,000 करोड़ का इज अ स्मॉल कैप। नाउ ये शायद आगे जाके रिवाइज भी होंगे, बट आप मान के चलिए लार्ज कैप आर यूजुअली लेस वोलेटाइल, मिड एंड स्मॉल कैप आर यूजुअली मोर, एंड स्मॉल कैप स्पेसिफिकली नॉट ओनली वोलेटाइल ज्यादा होते हैं बट उनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। जब मार्केट तेजी में होता है तो स्टॉक बाय करना और सेल करना ठीक है, जब बट मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आता है तो आपके पास वॉल्यूम्स ही नहीं होती सर्टेन स्मॉल कैप्स में कि आप अपना माल बेच पाए। यू वॉन्ट बी एबल टू सेल योर होल्डिंग इवन इफ यू आर गिविंग इट अ लोअर प्राइस। लोअर सर्किट्स लगती रहेंगी और आपका आप डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे अपना स्टेक। नाउ गोइंग टू व्हाट आई डू इज, यू नो, आप जनरली एक टॉप डाउन अप्रोच मैं ये जो फॉलो करता हूँ वो है कि जनरली आप इकोनॉमी देखिए, पहले आप अपने आप से कन्विंस हो जाइए कि इंडिया एक स्टोरी है जो आगे लॉन्ग टर्म चलने वाली है। अभी इंडिया एट 100 पे एक आया था कि द वे इंडिया एट 100 एक शो आया था बीच में ऑन ऑन आवर इंडिपेंडेंस डे लास्ट ईयर कि व्हेन इंडिया टर्न्स 100 years, that means 2047, where do you see Indian stock markets? And an expert over there was saying कि हम अगर जो ये 13 से 14% की ग्रोथ हमने दिखाई है लास्ट 40 सालों में, 40-45 years, अगर हम सेम ग्रोथ पे चलते रहे तो सेंसेक्स एंड निफ्टी वुड बी 15 times प्लस फ्रॉम दीज लेवल्स, 15 गुना इन द नेक्स्ट 25 years, मोर देन 15 times उन्होंने कहा। सो यू कैन इमेजिन कि अगर इंडिया 13-14% पे ग्रो कर रहे हैं हमारा, विच इज टेक्निकली आगे जाके थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, आगे जाके हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन रहे हैं और लास्ट 25 साल में हम काफी कुछ एक लेवल तक पहुंच चुके होंगे जहां इतनी हाई ग्रोथ हम शायद ना ला पाए, बट स्टिल 8, 10, 12% की भी ग्रोथ आएगी तो भी यू कैन इमेजिन
इंडियन मार्केट्स नेक्स्ट 20 से 25 सालों में are gonna give us really really well returns and which would be unmatchable by any other asset class. तो अगर आप इकोनॉमी से कन्विंस्ड हैं तो फिर आप आइए सेक्टर से। सेक्टर्स में सबका कुछ ना कुछ बायस होता है। मेरे कुछ बायसेस हैं जो ओपनली मैंने डिस्कस करे हैं कि मैं कोई भी ऐसा सेक्टर जो बी टू जी में डील करता है, कोई भी बिजनेस जो गवर्नमेंट का डील करता है, उसमें आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। ये अलग बात है। आई बिलीव द गवर्नमेंट इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब नाउ। लास्ट 7-8 सालों से मोदी गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग वेरी वेरी गुड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द सोशियो इकोनॉमिक लेवल इंडिया का इतना बड़ा है, ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है, जीएसटी एंड ऑल। बट ऑल एंड ऑल गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज का पहला रीजन ऑफ बीइंग इन बिजनेस इज नॉट generating shareholder profit. So I remain away from public sector companies. The only company I have exposure is to SBI and Concor. I used to have exposure in Concor. But having said that, आप देखिए डिफेंस कंपनीज बहुत जोरदार उन्होंने लास्ट साल 1.5 साल में रिटर्न दिए हैं। The likes of BDL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स एंड ऑल दैट। तो मेरा बायस है उसकी तरफ। आई डोंट टेक एक्सपोजर इन दैट, बट दैट्स जस्ट माई सेल्फ। सो एक आपने इकोनॉमी ली, फिर आपने सेक्टर लिया, तो आप उस सेक्टर को चूज करिए जिसमें योर कंफर्ट लेवल इज देयर। मेरा कंफर्ट आता है इंडस्ट्रीज जहाँ पे मेरे को थोड़ी समझ है, मुझे थोड़ी नॉलेज है मार्केट में पढ़ के, अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। So I like the likes of IT, FMCG, chemicals, pharma, auto, fertilizer, cement. These sectors I look into. जिसमें मुझे थोड़ा समझ में आता है कि आगे जाके क्या ग्रोथ होने वाली है। तो सेक्टर और इंडस्ट्रीज का इस तरह से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके सब सेक्टर्स भी आप पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने पकड़ा है फार्मास्यूटिकल्स, तो आई लुक एट फॉर्मुलेशंस वाले को मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, या आई एम लुकिंग एट जेनेरिक ड्रग्स वालों को। सेम एज फर्टिलाइजर्स में आई वुड लुक एट कोई निश मार्केट फर्टिलाइजर कंपनीज हैं जिनके पास प्राइसिंग पावर है। तो एंड आईटी इज वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स एज ऑफ नाउ। वन प्राइमरी रीजन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है आईटी अभी, क्योंकि आईटी अननेसेसरली की काफी पिटाई हुई है, एंड दैट इज माय इन फोकस सेक्टर अपार्ट फ्रॉम बैंक्स। So once you do the economic sector and industry analysis, the next one is specific stocks. जिस सेक्टर्स में आपको कन्विक्शन आ रहा है, 5 से 7 से 8 सेक्टर होंगे बड़े बड़े, उन सब सेक्टर्स में आप अगर टॉप 3 प्लेयर्स को भी बाई करते हैं, तो यू वुड कवर अप वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दैट इंडस्ट्री। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स लुक एट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आपने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में से किसी एक को सिलेक्ट करा। पब्लिक सेक्टर बैंक में तो एक ही नाम आएगा, एसबीआई। फार्मास्यूटिकल्स में आपने बोला चलिए मैं डीवीज लूंगा या सन फार्मा लूंगा। ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर्स में आपने बोला मारुति लूं या मैं एमएनएम लूं या टाटा मोटर्स लूं। 2 व्हीलर्स में आप बोलोगे मैं होंडा लूंगा या बजाज लूंगा या टीवीएस लूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो एक ही नाम आता है सामने मुझे, वो है एलएनटी। इट्स अ नो ब्रेनर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक इन इंडिया। यू नो आईटी में आ गए तो आप इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, तो ऐसे करके एग्रोकेमिकल्स में आ गए तो आप पीआई इंडस्ट्रीज लोगे या सुमिटोमो लोगे। तो ऐसे आप इंडस्ट्रीज को करते करते सीमेंट में या तो अल्ट्राटेक लोगे या एसीसी लेंगे। तो आप उस 7 से 8 अपने अच्छे सेक्टर पकड़े, और उसके दिग्गज प्लेयर को एक या दो, उनको आपने अगर चूज कर लिया, तो आपका एक 12 से 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बन जाता है। दैट इज अ डिसेंटली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अगर आपको और थोड़ा एक्सपोजर चाहिए तो आप इंडिया में से 27, 28, 30 सेक्टर है मोटे मोटे, उनमें से आप अगर 10-12 सेक्टर ले लीजिए। जैसे मैंने एफएमसीजी नहीं बोला, तो एफएमसीजी में कुछ देख लीजिए। You can look at other ancillaries, utilities companies, power companies. So you can keep adding those. You can look at one space which I like nowadays is your QSR space मुझे अच्छी लगती है, the likes of McDonald's and Pizza Huts and the Domino's वाला जो है। तो तो आप अलग अलग स्पेसेस को चेक करिए, थोड़ा स्कटलबट करिए। आपकी नॉलेज बेस से आपको समझ में आता है कि ग्रोथ है। तो दिस इज हाउ यू कम डाउन फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप आए सेक्टर्स पे आप आए सब सेक्टर स्लैश इंडस्ट्री वर्टिकल पे, और फिर आप आए स्पेसिफिक स्टॉक पर। मार्केट कैप आपने ऑलरेडी देख लिया है, लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप में आपको पता है फर्क क्या है, रिस्क क्या है।
अगर आप हाई रिस्क हैं तो जाइए स्मॉल कैप के लिए, कोई वो दो राय नहीं है उसमें। यू शुड हैव द यू शुड बी एबल टू डाइजेस्ट द वोलेटिलिटी। ये दोनों करने के बाद जो मैं देखता हूँ विशु, वो है एक बेसिक चीज। एज अ एनी अनाड़ी हु एंटर स्टॉक मार्केट, उसको एक चीज समझनी चाहिए कि ग्रोथ, सेल्स या प्रॉफिट ग्रोथ जो भी है, ग्रोथ जब तक कंपनी दिखा रही है तब तक वो स्टॉक चलने वाला है, प्रोवाइडेड मैनेजमेंट इंटीग्रिटी सही हो एंड अदरवाइज मार्केट ट्रेंड सही चल रहा हो, कोई बहुत हैवी हेडविंड ना आ रही हो। जब तक ये ग्रोथ चल रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ विद डिसेंट मार्जिन्स, कंपनी इज गोना गिव अस गुड रिटर्न्स। तो मैं पहले ग्रोथ देखता हूँ उसको। um, आजकल के जमाने में जब जब इंटरेस्ट रेट्स थोड़े हायर साइड पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको डेट भी देखना पड़ेगा कि डेट इक्विटी रेशियो क्या है, डेट की फंडिंग ठीक से हो रही है कि नहीं। then comes the standard matrix। ये सब matrices आप लोग स्क्रीनर पे देखते ही होंगे। ROEs, रिटर्न ऑन इक्विटीज आपके उसके कंपेयर करिए। You also check ROE for information is just the net income divided by the shareholders equity। तो ROEs क्या आ रहे हैं? 12-15% से ऊपर ROE होता है तो मेरे स्क्रीनर में द हायर द बेटर। ROCs आ जाते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 18-20% का एक वो स्क्रीनर में देखता हूँ यूजुअली। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज EBIT डिवाइडेड बाय एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो ये एक थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है मेरे लिए। देन मैं FCF चेक करता हूँ, फ्री कैश फ्लोज। ये थोड़ा सा अब एक वर्किंग कैपिटल समझ में आता है, स्पेशली कंपनीज जो आगे जाके कैपेक्स करने वाली हैं, अगर उनके पास अच्छा कैश फ्लो है तो दैट इनका कोई ज्यादा डेट की इश्यू नहीं आएगी उनको। एक इंटेंजिबल और टेंजिबल पार्ट है, मतलब एक प्रमोटर्स होल्डिंग और एक प्रमोटर्स इंटीग्रिटी, ये दो एस्पेक्ट्स हैं। प्रमोटर्स इंटीग्रिटी तो एक बहुत सब्जेक्टिव पार्ट है, आपको खुद एक जजमेंट लेना पड़ेगा। बट प्रमोटर होल्डिंग में ट्राई करता हूँ कि मतलब यूजुअली स्पीकिंग 40% प्लस प्रमोटर होल्डिंग होती है, तो दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। with a little bit of DI and FI holding is adds to the confidence, but micro caps में आपको शायद नहीं मिलेंगे DI holdings। PE, काफी इन्वेस्टर्स PE को देखते हैं। I believe PE is very overrated। मैं मार्केट प्राइस टू सेल्स थोड़ा देखता हूँ इंस्टेड ऑफ PE। that gives me a better idea on is the company expensive or not। and मैं PEG देखता हूँ। मैं PEG is basically PE to growth ratio। तो उसकी अर्निंग्स ग्रोथ को हम कैसे आगे जाके प्रेडिक्ट कर रहे हैं। PE क्या है कि PE थोड़ा सा एक मिसगाइडिंग फैक्टर हो जाता है कई बार। एक कंपनी जो 40 के PE पर अभी अवेलेबल है, आपको एक्सपेंसिव लगेगी, मगर अगर वो कंपनी इज ग्रोइंग एट 50% ईयर ऑन ईयर, देन यू लुकिंग एट PE डिवाइडेड बाय ग्रोथ। यू नो तो ग्रोथ जब ज्यादा है तो PEG लो हो जाएगा, एंड PEG ऐसी लो होगा, कंपनी विद लो PEGs 1 से लेके 2 का PEG इज अ कंपनी विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव गोइंग फॉरवर्ड इन रिलेशन टू इट्स ग्रोथ। तो PEG रेशियोज में थोड़ा देखता हूँ। इसका एक इजी एग्जांपल दूं कि अगर एक कंपनी इज अवेलेबल एट अ PE ऑफ 10 एंड इट्स ग्रोइंग एट 10%, अर्निंग्स ग्रोथ उसकी 10% है, तो उसका PEG रेशियो हो गया 1। तो जस्ट फॉर लिसनर्स क्लैरिफिकेशन, तो ये सारे 10-12 पैरामीटर्स को मैं ध्यान में रखता हूँ एज माय बेसिक स्क्रीनर व्हाइल बाइंग स्टॉक्स। इसके बाद डीप डिगिंग होती है, कंपैरिजंस होते हैं। आप 4 कंपनीज पसंद आ रही हैं आपको, 4 बैंक्स, तो आपको फिर सारे पैरामीटर्स को साथ में रख के इट्स नॉट अ ब्लैक और व्हाइट थिंग। यू हैव टू डिग इनटू व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग, आगे जाके ग्रोथ प्लान्स क्या हैं। तो इन दैट रिगार्ड थोड़ा सा सब्जेक्टिवनेस भी आता है। तो आई वुड टेक दीज एज माय माय बेबी स्टेप्स और my A to Z wala phenomena for selecting stocks from very basic to digging it deeper। Yeah, Vishu। Right, absolutely, sir. Sir, very good points, great points on this. Next question, sir, एक मुझे पूछना है, which is around the exit strategy. So entry strategy is very clear, and investing, I think काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने की entries ली होंगी, and उस समय के लिए उनके stocks ऊपर भी गए, काफी कुछ देख के उन्होंने लिया था।
बट मिसिंग टू एग्जिट इज आई बिलीव वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इसमें दो क्वेश्चंस निकलते हैं. वन इज टाइमिंग. हाउ लॉन्ग शुड we as a retail investor hold on to a company, because there may be cases like yes banks and मतलब blindly long term के लिए invest कर देना is also somewhere risky I believe. कि yes bank वाला केस हो सकता है, आइडिया वाला केस हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ये तो रिसेंट वाले हैं. देन अदानी इन इटसेल्फ वाज अ ह्यूज रॉकेट एंड व्हिच ब्लास्टेड इन द एयर. तो कब तक होल्ड किया जाए, एंड हाउ डू यू नो कि व्हेन टू एग्जिट. और इसमें एक स्पेशल एंगल और है सर, विच इज कि एक अलग टाइप की खुशी और दुख होते हैं. विच इज कि अगर आपने एग्जिट ले लिया और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, भले ही आपने 10,000 कमा लिए हैं उसमें, 1 लाख कमा लिए, और मान लीजिए आपको दिखता है कि वो 1.5 लाख हो गया होता, तो वो दुख होता है. राइट. 1 लाख का बुरा नहीं लगता. ऑन दी अदर हैंड, अगर सही आपने बात है. शुरुआत की और 10,000 का लॉस हो गया, वो रिकवर करके फिर 5,000 भी आ जाए ना, तो आदमी बड़ा खुश होता है. वो 5,000 हाँ ज्यादा अच्छा हाँ लगता है हाँ. उससे 1 लाख से. तो हाउ डू यू डिसाइड व्हेन टू एग्जिट एंड हाउ टू डील विद दैट सर. वेरी गुड. विशु, जब मैंने नया नया इन्वेस्टिंग शुरू किया था 2003-4 में, तो आई हैड नो आइडिया व्हेन टू एग्जिट द स्टॉक. मेरा स्टॉक 100 रुपए का स्टॉक 150 हो जाता था, एंड देन 200 हो जाता था, एंड देन ऑब्वियसली आई वाज वेरी वेरी नाइव. Then it becomes 50 rupees, 30 rupees, and I'm at a loss from 100 to 30 rupees के लॉस में, 70 rupees के लॉस में गया. And then I used to just wait कि यार अब जब ये 100 का हो जाएगा तब मैं बेचूंगा, because I don't want to book a loss. Unfortunately, आज की तारीख में इतना ज्यादा ज्ञान अवेलेबल है हमको इंटरनेट पे, बुक्स के थ्रू, पॉडकास्ट, स्पेसेस जैसे आप करते हैं, तो भी लोगों ने ये स्ट्रेटेजी अभी तक अपना के रखी हुई है कि मैं स्टॉक को लॉस में नहीं बेचूंगा. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैंने लास्ट 8-10 सालों में स्टॉक को तभी बेचा है जब या तो मेरा प्रॉफिट ऊपर से नीचे आ गया है या वो लॉस में गया है. बिकॉज आई गिव यू रीजंस बिहाइंड इट. क्या होता है कि आप एक स्टॉक लेते हैं एंड आप एक स्टोरी इस पे बिल्ड करते हैं कि भाई इसमें ग्रोथ आएगी. इट्स ₹1,000 स्टॉक. आई थिंक इट विल ग्रो एट 15% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ. ROCs हाई है. किसी रीजन से वो स्टॉक करेक्ट होता है, तो आप फटाफट चेक करेंगे कि क्या हुआ जिसने मेरी थीसिस को डेंट किया है. स्टॉक अपने आप तो करेक्ट नहीं होगा. हाँ, मार्केट अगर टूट रहा है तो थिंग्स विल फॉल, एवरीथिंग फॉल्स. बट द मार्केट इज स्टेडी एंड योर स्टॉक इज गोइंग डाउन, जैसे रिसेंट एग्जांपल ग्लैंड फार्मा का आया था. आई वाज आल्सो हैविंग एक्सपोजर टू ग्लैंड फार्मा. आई हैड टू बुक माय लॉस. तो point is, Gland Pharma basically was my conviction on B2B side of my pharma story. तो लंबी स्टोरी है ग्लैंड फार्मा की, कभी और डिस्कस करेंगे. मगर the conviction of a stock going up, if you see कि वो टूट रहा है, मार्केट उसको तोड़ रहा है, तो अपना चेक करिए कि आपने कन्विक्शन किस बेसिस पे किया था. दैट मीन्स आपने जो फंडामेंटल स्टॉक्स को दिए थे वो किसी रीजन से डिग्रेड हो चुके हैं या डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं. आपने अगर थीसिस ही आपका टूट गया स्टॉक का, तो दैट्स द फर्स्ट बिग फ्लैग कि मुझे स्टॉक बेच देना चाहिए. स्टॉक में कोई बड़ा फ्लैग आ गया है, बड़ी बड़ी हेडविंड आ गई है, या फिर कुछ फंडामेंटल डिजास्टर हो रहा है. Ample examples. Yes Bank was a corporate governance issue. Lux Industries was also a bit of corporate governance. DHFL भी सेम एग्जांपल आता है. सेक्टर हेडविंड्स में बहुत सारे केमिकल कंपनीज हैं जो कोविड के टाइम पे सडनली 35, 40, 45, 50 पी देने को लोग तैयार थे उस कंपनीज को. एंड कोविड के बाद सडनली एक डिप आया क्योंकि उनके मार्जिन क्रैश हो गए. देयर वाज अ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन. तो द स्टोरी गॉट डेंटेड. तो फंडामेंटल स्टॉक्स के चेंज होंगे, आपको इमीडिएटली रिजल्ट में दिख जाएंगे. आपको अगर डबल वेरीफाई करना है वो, तो उसकी मैनेजमेंट की कॉन कॉल सुन लीजिए. अगर मैनेजमेंट जेन्युइन है तो कॉन कॉल में दे विल क्लैरिफाई कि हमारे पास क्या इश्यूज आ रहे हैं और आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप. मैंने थोड़ा डिटेल में ज्यादा समझाया कि if the fundamentals of the stock goes down. Second is, in my scenario, I sell a stock. Okay, सबसे पहला वाला scenario when I sell a stock is when I need money for something else. मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, मुझे पैसे चाहिए एक हॉलीडे के लिए, मुझे पैसे चाहिए कोई और कमिटमेंट के लिए, तो I would sell my weakest stock. That is when I would sell a stock, and then this fundamental reason comes. थर्ड वुड बी, अगर मुझे कोई स्टॉक ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं अपना लीस्ट कन्विक्शन स्टॉक बेच दूंगा. या ऐसा कोई स्टॉक जो मुझे लग रहा है अब ओवर रेट लग रहा है मुझे,
एक्सपेंसिव लग रहा है उसको बेच दूंगा. तो इफ आई फाइंड अ बेटर स्टॉक, I might sell another stock just to get my funds to transfer to a better story. And as I mentioned in this point only कि जब कोई स्टॉक मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, let me elaborate on. Suppose I buy something like a Mahindra and Mahindra, beautiful four-wheeler company with their exposure to the rural India with tractors and all. I like the management very well, Anand Mahindra साहब. महिंद्रा महिंद्रा 1200-1300 रुपए का स्टॉक है. एंड मेरा ऐसा मानना है कि महिंद्रा महिंद्रा अगले 5 से 6 साल में, है ना, 12 से 15% की इजीली ग्रोथ दिखाएगा. सो आई सी महिंद्रा एंड महिंद्रा डबलिंग इन द नेक्स्ट 5 to 6 years. मतलब आज 1300 का स्टॉक है, मुझे शायद 2500-2600 का स्टॉक 2027, 28, 29 में 4 से 6 साल में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी कैसे जाती है. बट दैट इज माय थीसिस ऑन बाइंग महिंद्रा एंड महिंद्रा. बट सडनली महिंद्रा एंड महिंद्रा की री रेटिंग हो जाती है फॉर वॉट एवर रीजन. कोई बड़े इन्वेस्टर्स आ गए, FIAs एंटर कर गए, एंड महिंद्रा मुझे आगे अगले 3 साल में महिंद्रा डबल्स. M&M, I am ready to give a PE of let's say 20 times forward earnings, 22 times forward earnings. उससे ज्यादा मैं उसको PE नहीं दूंगा. एंड अगर मुझे वो स्टॉक मेरा 5 साल या 6 साल का टारगेट 3 साल में वो दे चुका है, तो मेरा शॉर्ट टर्म में ही लॉन्ग टर्म का काम हो गया है. व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्टॉक, दैट इज डन. तो आई वुड देन सेल अ स्टॉक एंड लुक फॉर अनदर स्टोरी which would give me much better returns for that time period that I am looking at, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा शायद मुझे ना दे पाए. I am giving an example of M&M. It's just for educational purpose. इसको आप एक recommendation मत सोचिए. And this is the right time to inform you all that I am not a SEBI registered advisor. All the information and stock names discussed here are for educational purpose only. And so these would be my 3 or 4 pointers where I would exit a stock. इसके सिवा मैं किसी और रीजन पे नहीं जाऊंगा. कई लोग बोलते हैं कि अगर आपका स्टॉक बहुत चल रहा है तो उसको बेच दीजिए. I believe never sell your runners. Whenever चलते घोड़ा जो घोड़ा भाग रहा है आपका, उसको unnecessarily you don't disturb that. So yeah, that would be my point on exit strategy. Awesome, sir. Thank you so much for sharing that. Sir, next question मेरा है कि in the current market scenario, are there any? Of course, none of it would count as a recommendation, folks. All for education purpose. I want to know कि आपके according कौन से कोई ऐसे particular beaten down sectors हैं या कुछ आपके right now आपके focus में है in which you are looking to जो अभी अच्छे लग रहे हैं. Although you already touched upon कि SIP is a better scenario than actually trying to time the market. But still, any sector in your outlook right now? विशुभ, मुझे FMCG सेक्टर और IT एंड बैंकिंग ये तीनों पसंद है. इंडिया की जो आज के सिनेरियो में इंडिया की जो ग्रोथ आएगी अगले 3-4 सालों में, उसमें बैंक्स का बहुत बड़ा हाथ रहेगा. तो आई एम वेरी बुलिश ऑन माय फेवरेट बैंक इज HDFC बैंक. अब वो मर्ज होने वाला है HDFC लिमिटेड के साथ, तो it will become one of the largest banks in the world. In fact, I think top 5 में आ जाएंगे. तो HDFC बैंक हो गए, NBFC मुझे अच्छे लगते हैं, ILFL फाइनेंस हो गया. माइक्रो फाइनेंस में अच्छी कंपनीज हैं, देयर इज उज्जीवन फाइनेंस, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस. हाउसिंग फाइनेंस में आवास फाइनेंशियल्स है, रेपको है, देयर आर अदर प्लेयर्स इन दैट. Home First है, I like Home First as well. So finance related, be it general banks, NBFCs और housing finance companies, इन सब पे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में पैसे की जरूरत सबको पड़ेगी, कॉर्पोरेट्स को भी और आप और हम जैसे रिटेलर्स को, फॉर देयर होम एंड अदर लोन्स. तो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक्स वुड बी समथिंग व्हिच आई बिलीव एवरी इन्वेस्टर शुड हैव a good allocation to banks. And please do not dive into smaller PSU or even smaller private sector banks. Go for the best in their bracket. I would say HDFC, ICICI, Kotak, IndusInd, Axis, top 5. इससे ज्यादा डिगिंग मत करिए, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है. ये 5 ही आपकी नैया पार कर देंगे. They have enough moat in them to take you forward. And then in NBFCs you've got the Diggaz player Bajaj Finance को आप
कैसे भूल सकते हैं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर। तो बजाज फाइनेंस इज देयर, एंड लॉट ऑफ अदर गुड एनबीएफसीज आर देयर। तो द फाइनेंस सेक्टर एक हो गया। एफएमसीजी सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉर वन रीजन की आप देखिए कि इंडिया लास्ट कुछ सालों में इंडिया की ग्रोथ जो कंज्यूमर स्पेंडिंग हुई है उसमें काफी बड़ा इजाफा आया है। इट्स बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली। हमारी जो सरप्लस इनकम है बढ़ रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन है अभी, बट वो हमेशा नहीं रहेगा। एफएमसीजी इज द फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर। इट करीबन 15% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। एंड आई वाज रीडिंग समवेयर कि इट गिव्स मोर देन 10 मिलियन जॉब्स। एफएमसीजी सेक्टर देता है हमारी कंट्री में। तो ये लुकिंग एट 1 करोड़ लोग से ज्यादा को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है फ्रॉम दिस सेक्टर। पिछले साल 2021-22 में ग्रोथ करीबन 15.5% की थी, विच वाज गुड बिकॉज एक पीछे से कोविड का एक लैग इफेक्ट हमको आगे मिल रहा था। कोविड ईयर वाज अ बैड ईयर, तो हमको पीछे का एक पेंट अप डिमांड मिली। बट जनरली इट इज सीन, मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई थी कि अगले 5 साल में एफएमसीजी सेक्टर कैन इजिली ग्रो बिटवीन 14 to 15% सीएजीआर ग्रोथ अगले 4 से 5 साल में आएगी। एंड जनरल ट्रेंड इज 60-40 का रेशियो है अर्बन और रूरल इकोनॉमी का एफएमसीजी में, मगर with good monsoons this ratio goes to 55 and 45, मतलब 55% अर्बन ग्रोथ है, 45 रूरल है। 2020 में एफएमसीजी सेक्टर का मार्केट था करीबन 110 बिलियन का। अगर आप ये मैकेंजी रिपोर्ट पे ध्यान दें तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 5 to 6 years दिस विल डबल टू 220 230 बिलियन, विच इज अ बिग जंप। इंडियन कंज्यूमर के पास स्पेंडिंग पावर है एंड दिस इज अ नो ब्रेनर सेक्टर। इट्स अ डिफेंसिव सेक्टर एज सच। इसमें 5-7 स्टैंडर्ड नो ब्रेनर नाम है आपके पास, वही एचयूएल है, आईटीजी है, डाबर है, नेस्ले, ब्रिटानिया, इमामी, दीज आर द प्लेयर्स। एंड सी आगे जाके एफएमसीजी ग्रोथ में एक और क्या एक ट्रेंड आ रहा है कि एक नया इकोसिस्टम शुरू हुआ है विशु। आप देखेंगे आज आप और मैं घर बैठ के ग्रोफर्स हो गया, बिग बिग बास्केट हो गया, डंजो हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सब कस्टमर डिलीवरीज करते हुए वी गेट गुड्स एट आवर होम। यू नो आपको these companies have spent a lot of money, Grofers and Big Basket and all, they have used artificial intelligence, ये लोग big data use करते हैं, they use something called predictive analysis। तो ये लोग कंज्यूमर बिहेवियर को, कस्टमर बिहेवियर को ट्रैक करके दे आर ऑफरिंग अस गुड्स एंड सर्विसेज वेरी वेरी एफिशिएंटली। तो एफएमसीजी सेक्टर इज अ प्लेस वेयर आई एम कीपिंग अ कीन आई ऑन। अगेन इट विल बी नॉट अ रनअवे सेक्टर। ऐसा नहीं है कि आपके 3 साल में पैसे डबल, 4 साल में पैसे डबल। ये आपके आराम से 5 से 6 साल में आपको 100% रिटर्न तक दे सकता है। अगेन एज आई सेड 14 से 15% ग्रोथ, लो बीटा रहेगा एंड डिसेंट अल्फा जनरेट करते हुए यू विल गेट द रिटर्न्स। which brings me to my favorite nowadays is one of एक contra feel है मेरा on IT sector। देखिए IT sector is such that India last 25 से 30 सालों में आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया की जो ग्रोथ आई है IT सेक्टर में, हमारी एक बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है इस सेक्टर पे। इंडिया हैज द, वो कहते हैं ना, हमारा मोजो है इस सेक्टर में। आप देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, जो टॉप 5 हमारे दिग्गज प्लेयर्स हैं, उन लोगों ने क्या ग्रोथ दिखाई है पिछले 20 सालों में। इट इज बिकॉज कि इतनी डिमांड है। मगर होता क्या है कि आप ये चीज भी नोटिस करिए कि आज इन्फोसिस के पास कितने क्लाइंट्स हैं। इन्फोसिस के पास 1750 क्लाइंट्स हैं। जस्ट 1750 क्लाइंट्स है इन्फोसिस के पास। टीसीएस के पास कितने क्लाइंट्स हैं? रफली 2000 to 2100 क्लाइंट्स। मतलब इंडिया की टॉप 2 आईटी कंपनीज जो वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम रखती हैं, उनके पास कुल मिला के लेस देन 4000 क्लाइंट्स है। सिर्फ 4000 क्लाइंट्स है इनके पास। मतलब जो इनके नीचे बाकी सारी कंपनीज हैं, 50 और आईटी अच्छी कंपनीज हैं मिड एंड स्मॉल कैप्स, उनके पास कितना बड़ा मार्केट है, अनटैप्ड मार्केट है, वो टैप करते जा रहे हैं। तो मैं ऑब्वियसली आई एम अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन टीसीएस। मेरे पास आईपीओ के टाइम से है।
and I keep adding it every now and then. मगर आईटी सेक्टर में थोड़े से मिड कैप तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़े छोटे लार्ज कैप, मतलब 10-12 हजार करोड़ के मार्केट कैप से लेके 25,000 करोड़ के मार्केट कैप के मिड एंड स्लाइटली बिगर मिड कैप्स टू, इनमें एक फोकस रख सकते हैं हम. there is an research which says that as soon as an IT company crosses 1 billion of turnover, the next growth phase is faster, and it sort of it speeds up in such a way कि वो it's a 5x growth happens in the next 10 years. This was a report I read some time back during COVID times, and उसको आप समझ के चलिए कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो 15, 17, 18% पे ग्रो कर रही हैं, and they have got enough addressable market. And having said that, we also need to understand कि आप जब आईटी में स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, तब आप नोटिस करिए कंपनी की ग्रोथ विज़ावी इट्स कंपेटिटर्स. मैं परसों ही किसी से बात कर रहा था, एंड द टॉपिक ऑफ ओरेकल फाइनेंस केम. दिस फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज अरुण, ही इज बेस्ड इन सिंगापुर. तो अरुण और उसके डैड, हम लोग थोड़ा पोर्टफोलियो के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, एंड he lives in Singapore, so he was talking about MNCs in the market, and Oracle Financial Services he talked about, and he was like, यार इतना लो PE का स्टॉक है, 16-17 के PE पर है, I think 15 के PE पर है शायद, whatever. And he was like कि यार ROC is 35% plus, 15 के PE का स्टॉक, मैं तो इसी में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ. It's the cheapest stock in the top 10, top 15 IT stocks of India listed. And I said, यार Oracle Finance, मेरे को, I have been tracking Oracle Finance, ये स्टॉक 2000 से 4000, 4500 में घूमता रहता है लास्ट 3-4-5 साल से. You know, it's in that phase, it's growth दिखाता नहीं है. तो टोटली में मेरे को जहां तक अंदाजा है, ये स्टॉक 10 से 12% की ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 साल की चेक कर लीजिए आप. एंड आई डोंट थिंक it's aggressive enough to qualify as a good high alpha generating IT stock. Then he said कि which other stock do you think could be good instead of Oracle? The first name that came to my mind was Coforge, and I said, यार Coforge का मुझे ग्रोथ अच्छा लगता है. Coforge, I had studied it a couple of weeks back. उसके results भी आए थे, and I was going through it. It's an excellent fast-growing company. It's अभी करीब 25-26 हजार करोड़ का मार्केट कैप है. मुझे उसकी ग्रोथ स्टोरी इसलिए अच्छी लगती है कि लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ करीबन 20% के ऊपर है, and it has been consistently gaining new orders, and operating margins भी 17-18% पे जाते हैं. तो I was explaining him why Coforge is better. The first question Arun asked me कि यार Coforge is available at a PE of 20 or 21. उसने चेक किया, and he says Oracle Finance तो 15 के PE पर है. So the point is कि ये PE के थ्रू जाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, because Oracle is growing at 10-11% and Coforge is growing at 22%. डबल ग्रोथ दे रहा है. ROCs ऑलमोस्ट सेम है, 30s में है, और डबल ग्रोथ दे रहा है Coforge. तो Coforge का PE भी डबल होना चाहिए, मतलब डबल नहीं हो लेकिन 1.5 times तो हो, you know. But Oracle is available at 15 times, and this is available at 20 times. I'm just giving you rounded up figures. So this is how we need to pick stocks. We need to understand कि जो mid cap IT या जो थोड़े छोटे large caps हैं, उसमें कौन सी stories play up कर रही हैं. You also have to understand is TCS ने अपने con call में एक statement दिया है कि they expect a growth of 9-10%, closer to 10% dollar growth for the next year. अब इसका मतलब है कि TCS 10% से ग्रो करेगा? नहीं, TCS 10% से ग्रो नहीं करेगा. TCS 10% डॉलर ग्रोथ दे रहा है, प्लस रुपी डेप्रिसिएशन 3 से 4% हर साल का होता है अगर हम एवरेज निकालें कुछ सालों की. तो TCS बोल रहा है कि मैं 14% पे ग्रो कर रहा हूँ. तभी हम TCS को अगर एक 30 का PE दे रहे हैं, तो वी आर लुकिंग एट 14-15% ग्रोथ. 28 से 30 का PE दे रहे हैं. I think it's justified. एक दिग्गज प्लेयर है.
It's a brand, which has so much of moat, and अब बहुत बड़ा हो चुका है TCS, तो it's too big. It's something which every FIIs is eyeing. म्यूचुअल फंड्स भी सबसे पहले TCS पे नजर रखते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेडली होल्डिंग्स बढ़ रही हैं TCS में. तो इफ TCS सेज कि मैं 10% डॉलर ग्रोथ करूंगा, which is otherwise a very conservative way of saying this. These mid cap companies, Coforge हो गई, मैं उसके साथ साथ KPIT टेक्नोलॉजीज का नाम भी लेना चाहूंगा, persistent systems हैं, L&T टेक्नोलॉजीज हैं, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, साइंट है. ये 8-10 कंपनीज ऐसी हैं जो TCS से ज्यादा ग्रो कर सकती है, क्योंकि इनमें पहली बात तो इनमें भूख ज्यादा है, इनके पास ग्रोथ के एवेन्यूज ज्यादा हैं, क्योंकि ये छोटे ऑर्डर्स भी ले सकते हैं. TCS के पास कल एक 10 करोड़ का ऑर्डर आएगा तो इट डजंट मैटर, TCS शायद मना भी कर दे. यू नो 2 लाख करोड़ की कंपनी, 2 लाख करोड़ टर्नओवर की कंपनी को एक 10 करोड़ का 20 करोड़ का ऑर्डर इज टू स्मॉल फॉर TCS. But on the other hand, for companies like First Source, okay, First Source maybe not the right example. I don't recommend that company much. But say for example, Cyient or Happiest or KPIT, Coforge, Persistent, इन सब के लिए ग्रोथ के एवेन्यूज बहुत ज्यादा हैं. एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आईटी में ये मिड कैप आईटी वुड बी डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रांग स्पेस टू वॉच आउट फॉर. थोड़ी सी हेडविंड्स हैं, but ये headwinds are very temporary, and आगे जाके another phase of 15% plus growth going forward, 15 to 18% I would say, is extremely possible. Yeah, Vishu. Right. Amazing, sir. Awesome. That was a very detailed and a very in-depth analysis of what's going on these three sectors. First of all, thank you so much for that. हम लोगों के पास सर, ऑफ कोर्स मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, बैटिंग आपको करनी है, तो आप मेरे को बताइए मेरे पास अभी कितना और टाइम है. अकॉर्डिंगली आई विल सेट द पेस. Another 10 minutes of Q&A or whatever, any topic left, I don't know. All right, awesome. तो सर मैं I think we're almost an hour into it. या सो सर ऐसा करते हैं, मेरे पास कुछ एक क्वेश्चंस और हैं, एक क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिसमें कि विल आई ट्राई टू गैदर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, लर्न अ फ्यू क्विक थिंग्स फ्रॉम यू. तो सर आपका फेवरेट ट्रेडर कौन कौन रहा है हिस्टोरिकली? ट्रेडर इन टर्म्स ऑफ, मैं इन्वेस्टर बोलूंगा तो इन्वेस्टर में तो हमारे लेजेंडरी राकेश झुंझुनवाला को मैंने बहुत फॉलो किया है. ऑफ लेट आई हैव बीन फॉलोइंग सौरभ मुखर्जी एज वेल, and Mr. Samir Arora as well, and Basant Maheshwari ji. So Nilesh Shah Saab, amazingly visionary he is. And from the overseas market, obviously Warren Buffett, Charlie Munger to hai. Ray Dalio, I've been following off late as well. So yeah, there are a few names there, and yeah, I love listening to the wisdom that they share every now and then. Yeah. Awesome. Favorite books related to stock markets? फेवरेट बुक रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट में पहले मैं बोलूंगा, मैं फेवरेट बुक रिलेटेड टू मनी. कोविड में एक बुक रिलीज हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल. इट्स अ मस्ट रीड फॉर एनी इन्वेस्टर. छोटी बुक है, 200-250 पेजेस की, मैंने एक वीकेंड में खत्म करी थी. आई लाइक्ड इट. But going back to stock markets, एक पॉल क्लिथर की बुक है, मेकिंग मनी for financial success. I like that. Rich Dad Poor Dad, तो Guide to Investing, Robert Kiyosaki साहब की, तो it's a must read book. Actually मैंने 2 से 3 बार पढ़ी है वो book. Again a great eye opener for new investors. One of the older books which I really loved was Maurice Kaplan की थी, 5 Years to Financial Freedom. That's another good book to read. Recently I read Monica Halan ki Let's Talk Money. It's also not on stock markets, but it's generally talks about money, how to manage your money, budgeting and all. That's also a good book. So there are a lot of, and Saurabh Mukherjee saab ki bhi books hain in context to Indian stock markets, their coffee can investing and all. So these are the books I would strongly recommend investors to look into. Yeah. Awesome.
कोई एक स्टॉक जो आपका सर कहीं आपका बायस है, कहीं आपको साइकोलॉजिकली या दिल के करीब है आपका, इट मे बी अ स्टॉक जिसने आपको रिटर्न्स दिए हैं या फिर एक कंसिस्टेंट रहा है या कुछ भी, एक स्टॉक या सेक्टर भी चलेगा जो आपके थोड़ा दिल के करीब है? मैंने नाम अभी लिया था थोड़ी देर पहले, टीसीएस। मेरे पास जब भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो मैं हल्के से जाके टीसीएस के 2, 5, 8, 10 जितने हैं उतने शेयर उठा लेता हूँ। इट इज इन माय टॉप 3 होल्डिंग्स। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट नो ब्रेनर स्टॉक इन इंडिया। मतलब अगर कोई बोले कि मेरे को वर्ल्ड की क्रिकेट टीम बनानी है, तो द नो ब्रेनर क्रिकेटर वुड बी सचिन तेंदुलकर। आज फुटबॉल की टीम बनानी है तो नो ब्रेनर फुटबॉलर ऑफ प्रेजेंट इरा वुड बी मेसी और रोनाल्डो। ऐसी द नो ब्रेनर स्टॉक फॉर Indian stock markets, the number one I feel, I have a bias, I have the right to be biased, is TCS. Awesome, awesome. सर, एनी पर्टिकुलर डू यू यूज एनी इंडिकेटर्स? मतलब आपने फंडामेंटल तो हमने काफी डिस्कस किया, बट चार्ट्स और इंडिकेटर्स में आप कुछ यूज करते हो? नहीं विषय में ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, मैं टेक्निकली बहुत डीप में नहीं जाता हूँ, बट मैं जरूर कई बार ये देख लेता हूँ कि मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम्स में जरूर चेक करता हूँ कि वॉल्यूम्स अगर बहुत लो है स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में, तो आई सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा मैं डिगिंग ज्यादा करता हूँ कि इफ देयर इज एनी रीजन, क्योंकि वॉल्यूम्स इसलिए चेक करना जरूरी है मिड एंड स्मॉल कैप्स में कि स्पेशली स्मॉल कैप्स में कि वी इन अ डाउन ट्रेंड दैट वॉल्यूम्स कंप्लीटली ड्राई अप। आप एक बड़ी पोजीशन ले रहे हैं किसी स्टॉक में, 10, 15, 20 लाख का आप ले रहे हैं एक एलोकेशन, तो अगर कोई स्टोरी में डेंट आता है तो सेलिंग का बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, इसलिए वॉल्यूम्स इज समथिंग व्हिच आई कीप अ ट्रैक ऑन। ऑसम, ऑसम। कोई एक आपकी मिस्टेक जो आज भी आपको चुभती है, या फिर कोई एक मिस्टेक जिसने आपसे सबसे ज्यादा आपने लर्न किया, या आपकी वर्स्ट मिस्टेक जो आपके ट्रेडिंग करियर में, इन्वेस्टिंग करियर में रही सर? बहुत ही महान टैंक बनाने वाली कंपनी, वाटर टैंक बनाने वाली कंपनी सिंटेक्स, बिगेस्ट डिजास्टर। उसके सिवा डेक्कन क्रॉनिकल जिसकी एक आईपीएल टीम भी थी, डेक्कन चार्जर्स, दैट्स वन ऑफ द बिग डिजास्टर। राणा कपूर साहब का द ग्रेट यस बैंक, वो भी उसमें भी मैंने बर्न्ट माय फिंगर्स, आई बर्न्ट माय हैंड्स नॉट फिंगर्स। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां मैंने, लक्स इंडस्ट्रीज इज अनदर एग्जांपल रिसेंटली वेयर आई हैव लॉस्ट नॉट टू मच बट आई हैव लॉस्ट सम मनी। ग्लैंड फार्मा, मतलब आई हैव नॉट लॉस्ट मनी बट ग्लैंड फार्मा इज अ कन्विक्शन स्टॉक व्हिच बैकफायर्ड। तो ये सब होते रहते हैं लास्ट, हर साल, हर 2-1 साल में एक आध ऐसी स्टोरी आती है डीएचएफएल या यस बैंक या सिंटेक्स जैसी, जो आपको हिलाती है, बट दे मेक यू मोर वाइजर। सो मैं वो मिस्टेक सब कम कर रहा हूँ, यू नो, माई 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 रन रेट बोलो आप, तो वो मेरी मिस्टेक्स वाली लो है अभी। या ऑसम, ऑसम। आपका बेस्ट एवर मूव इन द स्टॉक मार्केट, इट कैन बी अ स्टॉक जिसने आपको बहुत ही अच्छा वो दिया, या दैट यू आर प्राउड ऑफ, यस आई दिस इज माय अकम्प्लिशमेंट इन द स्टॉक मार्केट, लाइक द ऑपोजिट ऑफ वर्स्ट मिस्टेक का जो आपका बेस्ट अकम्प्लिशमेंट होगा? माई बेस्ट अकम्प्लिशमेंट वुड बी अ कंपनी कॉल्ड एसआरएफ। मैंने 2004 में उसको 190 या 195 के लेवल्स पे लिया था, जो आई थिंक पोस्ट स्प्लिट शायद 40-50 रुपए का होता है। इट इज माई बिगेस्ट, हाउ मच बैगर इट इज अब देखना पड़ेगा, करीबन 2400 पे अभी वो। I've never sold it. Obviously my average price is much higher now because I've kept adding it. It's one of the best players in the fluorochem industry. I mean फ्लोरीन इंडस्ट्री में एसआरएफ के पास जो कैपेबिलिटीज हैं और जिस तरह का वो केपेक्स कर रहा है अभी, आई थिंक 1700-1800 करोड़ का केपेक्स उसका लगा हुआ है अभी। अमेजिंग मैनेजमेंट, ग्रेट विजन, टॉप क्लास प्रोडक्ट्स, जबरदस्त मार्जिन्स। लास्ट 18-19 सालों से जब से मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, आई हैव नेवर ever looked back, and I've kept adding SRF. So that is my favorite stock. Awesome, awesome. Growth investing or value investing? Growth investing. Awesome. Your view on the new age IPO companies, I'll not name them, you know what the ones I'm talking about. बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिए उस तरफ, यूफोरिक चीजों पे मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। आई एम अ बोरिंग इन्वेस्टर। मुझे आई वुड प्रेफर टू बाई a sort of an HUL or a Abbott India or a Nestle or a Pidilite or an Asian Paints
जो हल्के हल्के मुझे 5 साल में पैसा डबल कर दे, then buying the likes of the Paytms and the वो क्या cosmetic company आई थी, Nykaa and all, and the Nurekas and what all. Having said that, ये थोड़ा सा bias create हुआ है क्योंकि वो चली नहीं, but उनकी वैल्यूएशंस कंपनी शायद इतनी गलत नहीं है, बट उनको जिस तरह से हाइप किया गया था वो गलत था. इनफैक्ट LIC वाज वेरी बैडली मैनेज्ड बाय द IPO कमिटी, व्हाटएवर इनकी जो lead managers थे and the committee which came up with the LIC IPO. So it's a mix of what the IPO managers do and the company expects. But I refrain from them. I have no such. The only stock which I am studying nowadays is that insurance aggregator, PB Fintech. That's the only new age company, platform-based company that I'm studying. I'm still not convinced about the story. पॉलिसी बाजार जो मैं बात कर रहा हूँ जिसकी, बट दैट इज समथिंग आई थिंक ये इंश्योरेंस एग्रीगेटर में आई हैव चेक द यूएस मार्केट्स, ये एक काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है. या awesome. ऑल राइट, सो ये हमारा आई थिंक मैं 10 मिनट्स आर ओवर जो मेरे पास थे, और मैंने उसमें से कुछ आपसे और सीखने की कोशिश करी. बिफोर वी Thank लेट you, यू thank गो, you. a few things sir. पहला तो मेरे को आपसे प्रॉमिस चाहिए कि प्लीज डू spaces with us again so that we can learn more from you. Yes, Vishu, why not? It's always a pleasure. Second is a big thanks to all our beautiful audience. We have almost 250 people with us. Thank you so much for being with us. We started with 50 people, 250 now. One clear announcement जो हमने बीच में बोला भी था space में, none of whatever we talked about is a buy or sell recommendation. This is all for learning. This is all for educational purpose, for financial education के लोगों के लिए. Please do your research. Please consult your financial advisor before investing anywhere. Once again, thank you everybody. Thank you so much, Advait sir, for joining us tonight. Thank you very much, Vishu. I appreciate it. Thanks. Bye. All right. Have a green day tomorrow, everybody. Bye bye.